अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर अनोइंग फादर्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अब हमारी स्टोरी एंड की तरफ जा रही है, क्योंकि मैंने बोला था ये एक शॉर्ट स्टोरी होगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, थोड़ा मौसम ख़राब रहता है हर जगह पे ही, और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसलिए कभी स्टोरी लेट हो जाती है और कभी आती नहीं। तो आप लोग टेंशन नहीं लिया करो, मैं जैसे ही सब सही होता है आपके लिए न्यू पार्ट लेके आ जाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आवर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बच्चों के सामने वांगजी और वशियान की इज्जत का जनाजा तो निकल ही चुका था। थैंक गॉड उनके बच्चे छोटे थे और इतना सब कुछ देखने सुनने जानने के बाद भी वो उनकी ये सारी हरकतें लड़ाई के अलावा कुछ और नहीं समझ रहे थे। शीनू जो कि नाराज़ हो के अब अपने बाग के साथ ही चला गया था, और सीनू जो कि अब वशियान की तरफ ही देख रहा था। उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने पापा पे। पापा, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये तुम बोल रहे हो मुझे? तुम ही तो कह रहे थे अंकल को सही से पीटूं, सही से मारूं और सही से काटूं। हाँ, तो उस वक्त तो मुझे गुस्सा आ रहा था ना अंकल पे भी, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। वो मेरा फ्रेंड है, वो उसके पापा हैं। और देखिए, अगर वो चले गए, वो शीनू चला गया, तो मेरा क्या होगा? मेरा तो कोई और दोस्त भी नहीं है। आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? वो अंकल मुझे मारते पीटते रहते, मुझे काटते रहते, और मैं ऐसे ही रहता। हाँ, तो पहले भी तो उनसे मार खा के आ गया ना, थोड़ी और खा लेते तो क्या हो जाता? कम से कम मेरी फ्रेंडशिप तो बच जाती। ओह रियली? ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं ही कह रहा हूँ। सच में? इतने समझदार कब से हो गए हो तुम? समझदार ही हूँ मैं तो, मुझे सब पता है। अब देखे ना, अगर हमें कुछ अपना रिलेशन बचाना होता है तो हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है ना। और आपने भी तो बोला था कि आप वो रूट से अंकल से प्यार करते हो, वो आपके फ्रेंड हैं। तो क्या हो गया अगर वो आपके फ्रेंड ने आपको मार पीट लिया, थोड़ा काट कूट लिया, क्या हो जाता है? तो क्या कहना चाहते हो, मैं उनसे मार खा लेता? हाँ बिल्कुल, पहले भी तो खाई थी, थोड़ी और खा लेते, मेरी फ्रेंडशिप बच जाती। और आप ही तो थोड़ा सा इतना सा तो कर ही सकते हो ना। अगर पहले मार खा ली थी तो अब क्यों नहीं खाई? और अगर अब नहीं खाई थी तो पहले क्यों खा ली? ये भी कोई बात होती है? आपने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ डिसाइड करना होता है। जब आपकी मर्ज़ी होती है, आप अंकल के सामने वीक हो जाते हो। वो आपको मार पीट लेते हैं, आपको स्कार्स देते हैं, आपके बॉडी पे मार्क दे देते हैं, आपके होंठों को काट लेते हैं। और जब आपका दिल करता है आप स्ट्रांग बन जाते हो, आप भी वैसे ही उनके बाल पकड़ लेते हो, आप भी वैसे ही उनके लिप्स पे बाइट कर देते हो, आप भी उनकी नेक पे वैसे ही बाइट कर लेते हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। दोस्ती के कुछ रूल्स भी तो होते हैं ना। अब शीनू मेरा फ्रेंड है, हम दोनों थोड़ा बहस भी कर लेते हैं। क्या? हाँ हाँ, कभी कभी हमारी हो जाती है ना बहस, थोड़ी कर लेते हैं। और हम एक दूसरे को थोड़ा एक दो थप्पड़ भी छोटे छोटे लगा लेते हैं, लेकिन हम देखिए एटलीस्ट साथ तो हैं। और आप इतने बड़े बड़े हो गए हो और कहते हो आपकी फ्रेंडशिप भी है, आप तो उनसे प्यार भी करते हो, अब फिर भी आप उनके साथ ऐसे क्यों लड़ रहे थे? आ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेट्स गो। अब हम कहाँ जाएं? शीनू के पापा को सॉरी बोलने चले ना, प्लीज़। तुम पागल हो गए हो क्या? वो शान जो एकदम से उठी क्या था? हाँ प्लीज़, सॉरी बोलने चले ना। देखे, वो भी तो आपको सॉरी बोलने आए थे ना। वो तो बस देखने आया था कि मैं कितना ज़्यादा हर्ट हुआ और कितना ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने और शीनू ने प्लान किया था कि हम आप दोनों को साथ लाएंगे, हम आप दोनों को करीब लाएंगे, और इसीलिए तो उसने अपने पापा से बोला, और उसके पापा भी तो रेडी थे। इसलिए तो वो देखे इतनी सारी चीज़ें लेके आए हैं, चॉकलेट्स लेके आए हैं, और आप आपके लिए फ्लावर्स भी तो लेके आए हैं। अगर वो इतने ही बुरे होते, अगर वो सॉरी नहीं बोलना चाहते, तो क्यों ही आते वो? और देखिए, आपने उनको हर्ट कर दिया। आपको तो पता है ना, उनका दिमाग थोड़ा मतलब उनको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो इस वजह से तो क्या हो गया? आप भी उनको सॉरी बोल दो, मेरी दोस्ती बच जाएगी। नहीं तो अगर उसके पापा ज़्यादा नाराज़ हो गए तो वो तो शीनू को मुझसे बात करने नहीं देंगे। पापा प्लीज़। हाँ, आप भी चाहते नहीं होगे आपके अंकल के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए? हाँ, चाहता तो हूँ। हाँ, तो चले ना, हम जाके सॉरी बोल देते हैं। आप बोलिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मुझे आपको मारना नहीं चाहिए था, और देखिएगा वो मान जाएँगे। ओके,
तो मैं उसको बाइट करने के लिए सॉरी बोलूँ? हाँ बिल्कुल, चलो फिर चलते हैं। वो शान एकदम से उठी, क्या था कहीं ना कहीं वो भी जीनू की बातों से एग्री करता ही था। हाँ, जो कुछ भी हुआ वांगची ने जानबूझ के किया या बिना जाने, लेकिन वो एक दूसरे के करीब थे। और जब वो होश में नहीं था उसने तब भी तो बोला था कि वो शान से प्यार करता है। और वो शान इन चीज़ों को अनदेखा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जब एक इंसान अपने होश में ना होके भी उसे नहीं भूला, जब वो उसी को अपने प्यार का यकीन दिला रहा था, तो वो शान क्या पागल है जो उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा? वो ज़रूर ही करेगा। हाँ, वांग जी का दिमाग का पेच थोड़ा ढीला है, वो खिसका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा रूड है, वो अपने आगे किसी को देखता नहीं, लेकिन उस दिमाग के नीचे जो बॉडी है और उस बॉडी के अंदर जो दिल है, वो बस वो शान से प्यार करते हैं। और वो शान अब वांग जी को मज़ीद नाराज़ नहीं होने देगा, वो सब सच पता करके ही रहेगा। अच्छा चलो, हम चलेंगे अब अंकल के घर, हाँ, और उनको सॉरी बोल देंगे। उसने जीनू को बोला था और जीनू जो अब उसके साथ जाने के लिए रेडी था। वो शान ने जैसे तैसे करके अपने कपड़े सही से पहन लिए थे और अब वो वांग जी के घर जा ही रहा था जीनू को लेके। थोड़ी देर के पहले वो दोनों बाप बेटा आए थे और अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों बाप बेटा जा रहे थे उनके घर। बस ये आना जाना लगा ही था और पापा जो उसे रेडी शेडी होके जाता देख बस स्माइल ही कर सकते थे। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थे कि उन दोनों के बीच की 7 साल पुरानी बर्फ आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन पिघल रही थी। उन्हें एहसास होगा कि उस बर्फ के नीचे जो कुछ दबा है, जो कुछ जम गया, वो आज भी जिंदा है। वो उनका प्यार है जो इतने सालों बाद भी नहीं मरा। चाहे वो जितना मर्जी उसे जुटलाएं, जितना मर्जी उसे छुपाएं, लेकिन वो सच है और सच तो कभी भी नहीं छुपता। वांग जी अपने रूम में आ गया था और सच में वो कितना ज़्यादा एम्बेरस था। थैंक गॉड उसके बेटे ने कुछ और नहीं समझ लिया, नहीं तो वो क्या ही मुंह दिखाता उसे। और अब शीनू जो कि उसके पास बैठा उसे तसल्ली दे रहा था। इट्स ओके पापा, कोई बात नहीं, हाँ आप स्ट्रॉन्ग हो, कोई बात नहीं है। शीनू वो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है पापा। वो आके उसके गोद में ही बैठ गया था और उसने उसे आगे कर लिया। मुझे पता है मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और वो कभी भी वीक नहीं पड़ते। और आपने तो अंकल से अच्छे से रिवेंज भी लिया ना। कैसे मैंने देखा था उनके बॉडी पे कितने सारे मार्क्स थे, आपने सही से उनकी पिटाई की। मुझे पता है और आप परेशान ना हो, मुझे पता है आप ब्रेव हो। और आप तो वो थोड़ा वीक हो गए थे ना, आपने वो थोड़ी वो गो 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 गोलियाँ, हाँ, आपने गोलियाँ भी तो ली थी और आप आपको तो शिवर भी है, तो ऐसे हो ही जाता है। तो जब शिवर होता है तो बंदा फिर वीक हो ही जाता है। तो क्या हो गया अगर वो अंकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए थे? मुझे पता है मेरे पापा स्ट्रॉन्ग हैं, वो वीक तो कोई नहीं है। वो उसे तसल्ली दे रहा था और वांग जी बस साहब उसकी बातें सुन के स्माइल ही कर रहा था। थैंक यू सो मच बेबी, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। देखो आप ये किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। नहीं नहीं, आपकी बड़ी इज़्ज़त रह जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो वो बताऊंगा जो आपने अंकल के साथ किया। मैं बताऊंगा आपने कैसे अंकल के बाल खींचे थे, आपने कैसे उनको ज़ोर से उनके लिप्स पे बाइट किया, मैं ये बताऊंगा। नो नो नो, उसने एकदम से जैसे बच्चे के मुंह पे हाथ ही रखा था। ये नहीं बताना किसी को। तो क्या बताना है? ये बताऊं कि अंकल ने आपको मारा? नहीं, वो भी नहीं बताना। तो ये बताऊं आपने अंकल को मारा? ये भी नहीं बताना। तो क्या बताना है? कुछ भी नहीं बताना। बस ये कह देना कि सब सही है, ठीक है। हाँ हाँ प्लीज़ मेरा सार नहीं खाओ। लेकिन मैं आपका सार कैसे ही खा सकता हूँ? आपको तो पता है मैं तो ज़्यादातर वेजिटेरियन ही रहता हूँ। मैं तो बस एग्स खाता हूँ, वो भी कभी कभी। तो मैं तो मतलब नॉन वेज नहीं खाता। तो आपका सर मैं कैसे खा सकता हूँ जबकि वो आपकी बॉडी के ऊपर है? ओह गॉड, तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। पता नहीं है तुमने इतनी सारी बातें करना कहाँ से सीख ली। कहाँ से सीखूँगा? मैं तो आपके पास ही हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ मैं तो आपके पास हूँ, आपकी फैमिली के पास हूँ। और वैसे भी आज टीचर ने बताया था कि हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ करते हैं, वो तो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं।
उन्होंने बोला कि हमारा जो फेस होता है वो भी हमारी फैमिली से मिलता-जुलता होता है, जैसे मैं आपके जैसा दिखता हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि हम हमारे जो रिस्ट्रिक्स होते हैं। क्या? जो भी रिस्ट्रिक्स होते हैं। ओह! अच्छा। क्वालिटीज़। हाँ, वही, वही। उन्होंने बोला कि वो भी हमारे अपने पेरेंट्स पे जाते हैं। तो अब मेरा तो एक ही पेरेंट है, मुझे तो नहीं पता दूसरी कहाँ पे है। तो मैं फिर आप पे क्या आऊँगा और मैंने किस पे जाना है? और आप भी तो इतनी सारी बातें करते हो, तो मैंने कर लिया तो क्या हो गया? जस्ट शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कैसा अजीब-सा बच्चा ही था उसका, जो अपनी सारी कमियों का इल्ज़ाम बस उसके सर पे लगाया जा रहा था। क्या मैं सच में ज़्यादा बोलता हूँ? हाँ? वो जैसे खुद को आईने के सामने खड़ा होके देख ही रहा था। क्या मैं सच में ऐसा हूँ? क्या मैं भी इसकी तरह स्टूपिड बातें करता हूँ? मैं तो नहीं करता। मैं तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा लॉजिकली करता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। हाँ, बॉडी से भी और माइंड से भी। वो अपने आप को मिरर में देख रहा था और फिर उसका ध्यान पीछे गया। हाँ, शीनू अभी तक वहाँ पे खड़ा था। हाँ पापा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो आप। और देखिए आपकी सारी स्मार्टनेस मुझ में आ गई। ही। वो फिर से बोल के जैसे भागा था और वांग जी ने अपनी हंसी जैसे छुपा ली। स्टूपिड कहीं का। ज़रूर इसने ये सारी कमीनी हरकतें अपनी माँ से ही सीखी होंगी। और मुझे तो ये भी नहीं पता इसकी माँ है ही कौन। मैं तो आज तक उससे मिला नहीं और मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। ना ही मैंने उसे देखा और पापा ही थे जो सब कुछ डील कर रहे थे। आई एम सॉरी बेबी। मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ। भला इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम तो वैसे ही बनोगे ना जो तुम्हारे अंदर खून होगा। और मैं नहीं जानता तुम्हारे अंदर आधा खून किसका है। हाँ, आई एम सॉरी। वो जैसे खुद से ही बातें कर रहा था और फिर उसे नीचे से आवाज़ें ही आने लगी। अब ये कौन है जो रात को आ गया? उसने टेरेस से नीचे देखा था। ये क्या था? वो वुशान अपने बदतमीज बेटे जीनू के साथ फिर से आया हुआ था। हाँ, ये सही है और इसका बेटा ठीक है। पहले उसे सपोर्ट करता रहता है और देखो बाद में फिर से मारे खारी टपक पड़े। अब इन्हें क्या लेना देना होगा? क्या है? रात को भी तुम लोगों को अपने घर में चैन नहीं है जो हमारे घर आ गए? उसने वहीं से पूछा था। अंकल वो आप हमारे घर आए थे ना, तो हम आपके घर आ गए। हमें आपकी याद सता रही थी और आप बहुत जल्दी आ गए थे, तो मैं और पापा आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? वो ऊपर ही ऊपर से बोला था और विशान जो अभी तक कुछ भी नहीं बोला। हाँ जी, आपसे मिलने आया है। मैं शीनू से और अंकल आपसे मिलने पापा आए हैं। तो हम आ जाएं क्या? तुम ऑलरेडी आ चुके हो। आप ऊपर भी आ ही जाओ। हाँ हाँ, आ रहे हैं। हाँ, गुड गुड इवनिंग अंकल। जीनू ने एकदम से बाहर जाते हुए शीचैन को गुड इवनिंग बोला था, जो बस अपना यूनिफॉर्म पहन के अब अपने काम पे ही जा रहे थे। उनकी कभी भी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी और वो कभी भी चले जाते थे। उनकी वाइफ और बच्चे जो कि अपने रूम में ही चले गए थे और दादा और दादी भी तो। और बेचारा शीनू और वांजी वो अकेले ही थे एक दूसरे का सर खाने के लिए। और वांजी ने देखा था जीनू कितना ज़्यादा अच्छा है। वो सबके साथ कितने अच्छे से बात करता है। हाँ, है तो शीनू की उम्र का, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा ही समझदार है। काश ये मेरा बेटा होता या मेरे बेटे में इसमें जैसी कोई क्वालिटी होती। लेकिन क्या ही हो सकता है। वो बस ऐसे ही सोच रहा था और इतने में वो दोनों ऊपर आए गए। हेलो अंकल। वो आप उसे फ्लावर्स देते हुए बोला था और वांजी ने उसे अच्छे से ही चेक किया। हाँ, ये वो नहीं थे जो वो लेके गया था, बल्कि ये तो न्यू वाले थे। क्या देख रहे हो? नए लाए हैं तुम्हारे लिए, अपने गार्डन से तोड़ के। है ना जीनू? वो श्यान ने बोला था और जीनू ने हाँ में सारे लाया। हाँ 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 अंकल, ये हम आपके लिए भी गार्डन से तोड़ के लाए हैं। हमारे अपने फूल हैं ये। ओह, तो मेरे लिए लाए हो, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू की कोई बात नहीं। मैं शीनू के पास जाऊँ? बाय द वे आप टेंशन नहीं लें, मैंने पापा को समझा दिया, वो आपको सॉरी बोल देंगे। हाँ, मैं शीनू के पास जा रहा हूँ उसके रूम में। जीनू जो पास इतना बोल के रुका नहीं और वो भाग ही गया था। कैसी तबीयत है तुम्हारी मेरी मार खाने के बाद? मुझे यान एकदम से बोला था और वांची जो उसे घूरने लगा। तुमने मुझे मारा या मैंने तुम्हें मारा? तुम भूल रहे हो शायद। हाँ, मेरे बेटे को लगता है कि मैंने तुम्हें मारा और मुझे नहीं मारना चाहिए था। ओह, उस वक्त तो तुम्हें बड़ा सपोर्ट कर रहा था वो कि मुझे मारना चाहिए तुम्हें और व्हाटएवर कुछ भी।
हाँ, वो ऐसा ही है। मेरा बेटा ना दिल का बहुत अच्छा है। वक़्ती तौर पर शायद वो इमोशनल हो जाए, लेकिन बाद में वो समझ ही जाता है। ओह! ये क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं उसमें फिर। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम भी वैसे ही हो ना, इमोशनल फूल। एकदम से तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो और क्या ही इसका नतीजा हो सकता है। और अगली बार जब तुम्हें एहसास होता है, तुम कितनी जल्दी बदल जाते हो ना, कितनी जल्दी तुम सब कुछ सही कर देते हो। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। सिर्फ उसका नाम तुम जैसा नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं सब में तुम्हारे जैसे ही है वांगजी। वो आराम से बोलता हुआ उसके करीब आया था और वांगजी जो अब सीरियस ही हो चुका था। वो मेरे जैसा, हाँ, हो सकता है, लेकिन उसका तो बदलना तुम्हें नज़र आता है। वो कब सीरियस होता है, वो कब इमोशनल होता है, वो कब अपनी गलती पे पछताता है, कब उसे समझ आ जाती है। तुम हर चीज़ जानते हो, तुम उसके हर मूड को समझते हो। तुमने बोला वो मेरी तरह है, लेकिन क्या तुमने वैसे मुझे ट्रीट किया जैसे तुम उसे करते हो? हाँ, क्या बोलना चाहते हो वांग जी? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुमने बोला वो मेरी तरह है, एकदम इमोशनल हो जाता है। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि जब कोई इमोशनल होता है उस वक्त उसे नहीं समझ आता वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन जैसे ही उसके होश ठिकाने आते हैं तो वो सब सही करना चाहता है। हाँ, मैं जानता हूँ। तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा, इतने साल पहले अगर मैं इमोशनल था या मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया तो वो सब कुछ सही भी हो सकता था, मैं बदल भी तो सकता था। तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? तुमने क्यों मुझे जीनू की तरह दूसरा चांस नहीं दिया? जैसे तुम उसके कहने पे यहाँ आ गए हो और मुझे पता तुम उसी के कहने पे आए होगे ना। हाँ, उसे लगता है कि मुझे तुम्हें टॉर्चर करने देना चाहिए था, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और जहाँ प्यार होता है वहाँ सैक्रिफाइस भी तो होता है। ये उसने मुझे सिखाया है। वो एक छोटा सा बच्चा है और जानते हो वो तुम्हारे बेटे से अलग नहीं होना चाहता। चाहे वो थोड़ा सेल्फिश है, लेकिन एक बच्चा, मैं उसे ब्लेम नहीं करूँगा। वो अपने दोस्त से अलग नहीं होना चाहता और वो ये भी चाहता है कि मैं भी अपने दोस्त से अलग ना हूँ। और कहीं ना कहीं शीनू भी यही चाहता है, और हम दोनों भी तो। वो बात करते करते उसके करीब ही आ गया था और वांगजी जो बस उसकी आंखों में ही देख रहा था। हम दोनों या बस तुम ये सब चाहते हो ना, क्योंकि तुम भी रिग्रेट फील करते हो। तुमने मुझे 7 साल पहले मौका नहीं दिया था ताकि मैं अपने इमोशनल अटैक से बाहर आ सकूं, ताकि मेरा दिमाग कुछ सही सोचने के बाद कुछ अच्छा फैसला कर सके। तुमने मुझे टाइम नहीं दिया और आज तुम्हें उस 6 साल के बच्चे की बातें सही लग रही हैं। हाँ, क्या बात है ये, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था वांग जी। देखो, हम क्लियर कर सकते हैं ना, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं करना। थैंक यू सो मच जो तुम यहाँ पे आए, और थैंक यू सो मच ये फ्लावर्स के लिए भी। आई एम सॉरी वुशियान, लेकिन इस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कुछ बहस कर सकूं, और ना मैं करना चाहता हूं। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूंगा तो मुझे बाद में अफसोस होगा, तुम जानते हो ना मुझे अफसोस होता है। तो प्लीज़ अभी तुम जाओ। और ना शीनू, और क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? वो यहाँ जो से थामने वाला था। हाँ, बस ठीक हूँ। मैंने वो मेडिसिन लिया ना, तुम्हें पता है मुझे थोड़ा, हाँ, रिलैक्स करना चाहिए। तो फिक्र नहीं करो, मैं उन दोनों बच्चों को अलग नहीं करूँगा, और वैसे भी जो कुछ हुआ उसमें गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। मैं बस बहक जाता हूँ, मैं बस ऐसे ही हूँ। तुम जाओ प्लीज़, मैं उन दोनों को अलग नहीं करूँगा। हाँ, डोंट वरी। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था और रुझान को कुछ भी नहीं समझ आई। आर यू ओके? मैंने बोला ना मेरी तबीयत सही नहीं है। प्लीज़ तुम जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो तुम?
उसने बोला था और विशान जो पीछे ही हटने लगा और अगले ही पल उसे जीनू की चीख की आवाज़ सुनाई थी। बेबी आर यू ओके? वो एकदम से उसके कमरे की तरफ भागा था और वांगजी भी तो उसके पीछे ही था। जीनू और शीनू दोनों ही तो शीनू के कमरे में थे और शीनू जो नीचे गिरा हुआ था, उसके सर से कितना सारे ब्लड निकल रहा था और जीनू जो बात ऊंची ऊंची आवाज़ से रो ही रहा था। क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? हाँ, वांगजी जो एकदम से आप बेहोश से शीनू को उठा ही चुका था और वो कितना ज़्यादा ही रोने लगा था। अंकल, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मैं इसके साथ खेल रहा था और ये बस टेबल पे चढ़ गया, अचानक से इसका पाँव फिसला और ये नीचे गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया अंकल। वो जैसे ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो जियान ने उसे आगे बढ़ के हक किया। इट्स ओके बेबी। हाँ चलो चलो, इट्स ओके। हाँ हाँ, हम इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वांग जी जो वैसे ही आप बेहोश से शीनू को अपनी गोद में उठाए भागते हुए नीचे आया था और पापा जो अभी अभी बाहर निकले थे उसको ऐसे देख के जैसे रुक ही गए। क्या हुआ इसे? पापा ये गिर गया, देखिए इसको कितना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसे। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। वो जैसे भाग रहा था और पापा को पता था अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। अंकल डोंट वरी, मैं भी साथ ही हूँ, वो जियान ने बोला था। और वो भी तो वांगजी के साथ ही आ गया था। तुम पीछे बैठो, मैं ड्राइव करता हूँ। हाँ, उसने वांगजी, शीनू और जीनू को पीछे बिठा दिया था और खुद वो ड्राइविंग सीट पे आ ही गया था और दूसरी साइड पे पापा भी आके बैठ ही गए थे। मैं भी साथ चलूँगा, बाकी सब लोग बाद में आ जाएंगे। जी। वो शान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और बस 5 मिनट के बाद ही तो वो CMH में पहुंच चुके थे। शीनू का बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका था और उसके सर से खून निकले ही जा रहा था। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में लेके जा रहे थे और वांगची का रो रो के बुरा ही हाल था। उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था और मुशियान जो उसे हक किया अब तसल्ली दे रहा था। सब सही हो जाएगा वांगची, हाँ डोंट वरी, सब सही हो जाएगा और देखो ब्लड मिल जाएगा। वो बहुत छोटा है, वो उसका क्या होगा? हाँ, मेरा बेबी वो बहुत छोटा है। वो वशियान को हक करके रो रहा था और उसकी शर्ट पे लगा सारा खून जो अब वशियान की शर्ट पे भी तो लग ही चुका था। उसकी तो माँ भी नहीं है। मैं क्या करूँगा अगर उसे कुछ हो गया? वो पास मेरे जीने का एक ही सहारा है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वशियान। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा। मैं नहीं रह सकता हूँ उसके बिना। इट्स ओके, उसे कुछ भी नहीं होगा। और देखो जीनू की भी तो माँ नहीं है ना, हम हैं ना, हम अपने बच्चों को सही से रख सकते हैं। नो, हम नहीं रख सकते। बच्चों को हमेशा से माँ की ज़रूरत होती है और अगर माँ ना हो तो कोई बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता जैसे एक माँ रख सकती है। अगर मेरे बच्चे की माँ होती तो आज वो ऐसे नहीं होता। मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ जो पास मैंने इमोशनल होके इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया। मैंने एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं बहुत बुरा हूँ शियान, मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ। मैं बस अपनी ईगो में अंधा हो चुका था। मुझे बस अपनी सेल्फ एस्टीम की हर चीज़ से ज़्यादा बड़ी थी। मुझे बस तुम्हें नीचा दिखाना था, मुझे बस खुद को ऊपर लेके आना था, मुझे तुम्हें प्रूव करना था कि मैं कम नहीं हूँ, मैं बॉटम नहीं हूँ। मुझे तुम्हें दिखाना था कि मैं भी पाप बन सकता हूँ, मैं भी टॉप हो सकता हूँ और सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें जलाने के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने ज़ेरो केसी को चुना बस तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मैं तब मार रहा था, मुझे नहीं पता था मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, लेकिन उस वक्त मैंने यही सोचा कि मुझे बस एक चीज़ चाहिए, मुझे बस एक बच्चा चाहिए जो साबित कर सके कि मैं एक मर्द हूँ, मैं अंदर और बाहर से स्ट्रांग हूँ। और देखो वो पैदा हो गया और आज वो मर जाएगा। जस्ट स्टॉप इट, वो नहीं मरने वाला, बकवास नहीं करो तुम। वो शान जो ऐसे उसे तसल्ली दे रहा था। वांगजी जो थोड़ी देर के बाद ही अब वैसे ही चुप हो गया था। सही है, ठीक हो तुम? हाँ, वो देख रहा था लेकिन वांगजी की आंखें तो बंद हो ही चुकी थी। पापा ने वांगजी को बस एक चेयर पे बिठा दिया था और खुद वो उसके पास ही बैठ गए थे। वो बेहोश हो चुका था और उसकी अपनी तबीयत भी तो सही नहीं थी। उसने कितनी सारी मेडिसिन ली थी और अब वो बेचारा कितना कुछ ही हैंडल करे। वो शान जो वांगजी के पापा के पास ही आके बैठ गया था और
उनका सर भी तो झुका ही हुआ था। अंकल, ये सब क्या है? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। वो सही बोल रहा है, वो पछता रहा है। अंदर ही अंदर उसे इस बात का दुख आता है कि उसने शीनू को अलग कर दिया। शीनू को माँ और बाप दोनों मिलने चाहिए थे, लेकिन उसकी जिद की वजह से वो अब एक बाप के साथ रहने पे मजबूर है। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा क्या हो गया था? मैंने तो इसे नहीं बोला कि ये एक बच्चा पैदा करके मुझे दिखा दे। और हाँ, मेरा दिमाग ख़राब था। सेम यही कुछ मैंने भी तो सोचा था। मैंने सोचा क्योंकि वांग जी को लगता है कि मैं एक मर्द नहीं हूँ। उसे लगता था कि वो मुझे अपनी वाइफ बना सकता है, तो मैं उसे साबित करूँगा। वो सेम मेरे जैसा कैसे ही सोच सकता है? ऐसा नहीं सोच सकता ना वो अंकल। हाँ, बस आप इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, लेकिन सच यही है। तुमने उसे नीचा दिखाने के लिए एक बच्चा बनाया है। उसने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। वो शान चुप भी हो गया था। लेकिन तुम जानते हो, तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना ही क्यों चाहते थे? क्यों? क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। क्यों तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे? क्यों तुम लोगों को एक दूसरे की बातों का इतना फर्क पड़ता था कि तुम लोगों ने इतने बड़े फैसले कर लिए? बोलो ना अंकल। वो कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? वो शान, उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। और मैं क्या कर सकता था? मुझे तो उसकी बात माननी थी ना। वो मार रहा था, अगर मैं नहीं मानता तो मैं क्या करता? क्या बोल रहे हो अंकल? क्या हो गया था ऐसा वांग जी के साथ? मुझे बताएं ना, मैं जानना चाहता हूँ। क्यों तुम्हें फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क पड़ता है अंकल। मैं उससे प्यार करता था और प्यार करता हूँ, चाहे हम दोनों साथ हों या ना हों। लेकिन आप ये भी तो देखें कि हम आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मुझसे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। जब हम रात को इकट्ठे थे तो उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उसे तब भी मैं याद था और मैं ये बात भूल नहीं सकता। वो मुझसे प्यार करता है, उसने खुद माना है। चाहे वो होश में आने के बाद सब कुछ भूल जाने की एक्टिंग करे, लेकिन ये सच है, वो एक्टिंग नहीं करता है। उसे सच में कुछ याद नहीं रहता, और ये उसकी मेडिसिन्स की वजह से है जो मैं उसे देता हूँ। कैसी मेडिसिन्स अंकल? पापा ने वांग जी का सर अपनी गोद में रख लिया था और वो शान जवाब उसकी टांगे अपनी गोद में करके बैठा ही हुआ था। और वांग जी जो भाई साहब आंखें बंद किए उनकी गोद में ही था। वांग जी बहुत ज़्यादा सैड था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तुम जानते हो वो कितना ज़्यादा इमोशनल है, हद से ज़्यादा इमोशनल है। उस दिन जब उसकी तुम्हारे साथ बहस हो गई थी तो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसने कितनी सारी चीज़ें तोड़ी थी और शायद तुमने उसे कॉल भी की थी और उसने भी तुम्हें। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई। हाँ, मैंने उसे कॉल्स की थी और मैंने उसे बोला था कि मैं रेडी हूँ, वो जैसे चाहता है वैसे हो जाएगा और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? अंकल, मैंने उसका वेट किया था। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। आप जानते हैं वो क्या चाहता था मुझसे? हाँ, जानता हूँ, सब भी जानता हूँ, और अगर मैं नहीं जानूँगा तो कौन ही जानेगा? फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ। 2 दिन के बाद 14 फरवरी था और मैंने सोचा था कि मैं वांग जी को सरप्राइज़ दूँगा। मैंने उसे बोला था कि मैं उससे तब भी मिलूँगा और वो अच्छे से सोच ले। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था और शायद वो उसके बाद नॉर्मल भी हो गया था। हाँ, उसने कुछ भी तोड़-फोड़ नहीं की। वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो फिर ये सब क्या हो गया? वो ऐसे मुझे क्यों बेवफ़ा समझता है और क्यों वो इतना ज़्यादा नाराज़ था मुझसे? क्यों उसने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया? मुझे तो नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। मुझे बस इतना पता है कि जब वो 14 फ़ेब को शाम को 4 बजे तुमसे मिलने के लिए अपनी बाइक पे निकला था, वो कितना ज़्यादा ही खुश था। उसने सोच लिया था, तुम्हारा जो भी फ़ैसला होगा वो उसे एक्सेप्ट करेगा। वो तुम्हारे पास जाने से पहले मेरे पास आया था। हम सब भी तो बैठे थे और वो कितना ज़्यादा ही खुश था।
उसने हम सब के सामने बताया था कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है और उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसे हर चीज़ भुला के कबूल कर सकते हो तो वो भी कर सकता है। उसने बोला था तुम्हारा जो भी फैसला हो, चाहे तुम हस्बैंड बन के रहो या वाइफ बन के, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और तुमने उसे बुलाया था और वो यही सोच रहा था तुम उसे सरप्राइज़ दोगे, और वो भी तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने कितने सारे फूल ले लिए थे, कितनी सारी तैयारी कर ली थी। वो अपनी बाइक लेके निकल गया था, लेकिन जब 5 बजे तक ना उसने कॉल की ना वो वापस आया तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। मैंने बार बार उसके मोबाइल पे कॉल की और जब उसके मोबाइल से किसी ने कॉल पिक की तो वो वांगजी नहीं था। उसने बताया कि वो हॉस्पिटल से बोल रहा है और वांगजी का बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं और शिचैन, उसकी मामा, हम सब हॉस्पिटल गए थे। वो बिल्कुल अपने ही खून में लथपथ पड़ा हुआ था। उससे कितना ज़्यादा चोट लगी थी तुम सोच नहीं सकते हो शान। एक्सीडेंट? तो क्या वो इसलिए नहीं आया? हाँ, वो इसीलिए नहीं आ पाया। उसका एक्सीडेंट हो गया था और जानते हो इतना सीरियस एक्सीडेंट के कितने सारे कांच तो उसकी बॉडी में घुस गए थे। तुमने शायद देखा होगा ना उसकी बॉडी पे कितने सारे कट्स के निशान हैं, कितने ज़्यादा स्टिचेस के निशान हैं। बस यही वजह थी। उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो भी होश में था। मैं उसके पास गया और जानते हो वो दर्द की वजह से नहीं रो रहा था। वो उस दर्द की वजह से रो रहा था जो तुमने उसे दिया था। मैंने, अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही था। उसके हाथ में एक चिट थी जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि वांगजी मैं जा रहा हूँ, मेरा मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन हो गया और मैं बस अभी 7 बजे की ट्रेन से जा रहा हूँ। मेरे पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं, तुम मुझे भूल जाना, मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं बनना। सुना तुमने मैं एक मर्द हूँ और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मर्द कैसे होते हैं। जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे साथ मेरे बच्चे होंगे। अलविदा वांगजी। ये सब लिखा था तुमने? नो अंकल, आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। इनफैक्ट वांगजी मुझसे मिलने नहीं आया था और उसने मुझे चिट भिजवा दी थी कि वो ये सब नहीं चाहता। वो कभी मेरी वाइफ नहीं बनना चाहता और वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, चाहे मैं जो मर्ज़ी करूं, लेकिन वो कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान नहीं कर सकता। उसने तो मेरी बात तक नहीं सुनी थी और वो चिट आज तक मेरे पास है। उसमें उसने साफ साफ लिखा था वो मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं है, उसे मेरा रंग पसंद नहीं है। वो क्यों अपनी ज़िंदगी मेरे साथ बर्बाद करे जब उसके सामने ब्राइट फ्यूचर है। वो एक एयरफोर्स का पायलट बनना चाहता था और मैं, जिसे हाइट से डर लगता था, कभी उसके साथ नहीं चल सकता। उसने बस यही लिखा था और मुझे नहीं पता था वांगजी का एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं सच में ही उस शाम 7 बजे जाने वाला था और मुझे जाना था और मैं चला गया। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ अंकल। मैं बस उस दिन के बाद 2 दिन के लिए वापस आया था और फिर मैं बस अपने जीनू को लेने आया था, उसके बाद नहीं। क्या? हाँ अंकल, सच कह रहा हूँ मैं। वांगजी के साथ भी सेम यही हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, कितने सारे स्टिचेस लगे थे और वो बिल्कुल भी तो स्टेबल नहीं हो रहा था। उसके पास एक ही जिद थी कि उसे बच्चा चाहिए। मैं क्या करता, मैं कितना ज़्यादा ही परेशान था, हमारी पूरी फैमिली जैसे परेशान थी। मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम्हारे घर पे कितना बड़ा ताला लगा हुआ था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम जा चुके थे अंकल। हाँ, तुम जा चुके थे और वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके पास एक ही जिद थी, उसे बच्चा चाहिए और इतनी जल्दी मैं बच्चा कहाँ से ही लाता। उसने मुझसे बस एक ही शर्त पे अपना ऑपरेशन करवाने के लिए हाँ की थी कि उसे एक बच्चा बना के दिया जाए, जैसे भी जहाँ से भी, लेकिन वो बच्चा उसका होना चाहिए, उसका खुद का। ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने बोला था कुछ कांच जो उसके सर के अंदर भी था और अगर उसे नहीं निकाला गया तो वो उसकी जान ले सकता है, लेकिन वो इतना ज़िद्दी है, तुम जानते हो ना उसे। इसी वजह से उसके सर में बार बार दर्द होता है, इसी वजह से वो रोज़ रोज़ बीमार होता है।
और उसकी बस यही शर्त थी, मुझे माननी पड़ी। हमने एक सैरोगेट को चुना और बस ऐसे हमें शीनू की माँ मिल गई। वांग जी को जब ये पता चला था उसने तभी ऑपरेशन के लिए हाँ बोली थी और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था अगर वो बच गया तो वो ज़रूर अपने बच्चे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, और अगर वो नहीं बच पाया तो मैं उसके बच्चे का ख्याल रखूं, उससे प्यार करूं, और जब कभी तुम आओ तो मैं तुम्हें दिखाऊं कि देखो वांग जी भी एक बाप बन सकता है। अंकल बस इतना बोल के रोने ही लगे थे और वो शान जो बस कैसे सन्नाटे में ही चला गया था। वो 1 साल तक कोमा में था। ऑपरेशन के बाद उसने नहीं देखा शीनू कैसे इस दुनिया में आया, उसने कैसे अपने 9 महीने गुजारे, कैसे उसने इस दुनिया में पहली आँख खोली, कैसे उसने पहली बार उसे देखा वो नहीं देख पाया। शीनू पूरे 3 महीने का था जब वांग जी को होश आया था, तब से वो उसके साथ है। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा ही। आई एम सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ मैंने वांग जी को धोखा नहीं दिया, मैंने कोई चिट नहीं भेजी। मुझे नहीं पता था वांग जी के साथ ये सब कुछ हो गया, नहीं तो मैं नहीं चाहता। आई एम सॉरी अंकल, इट्स ओके, अभी भी सब सही हो सकता है। हाँ, उन्होंने उस शान के हाथ पे हाथ रखा था और तभी डॉक्टर जो एकदम से आए, क्या हमें ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए जल्दी से। वांग जी उठो ना। पापा ने एकदम से वांग जी को हिलाया था और वांग जी जो डॉक्टर की आवाज़ सुन के जैसे आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रहा था। क्या हुआ? शीनू ठीक तो है? मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पापा, उसे ब्लड चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ले लेना ले लेना डॉक्टर, चले ना, ले लें ब्लड। नो, तुम उसे ब्लड नहीं दे सकते हो। पापा ने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ा था। क्यों? तुम्हारा ब्लड जानते हो बी पॉजिटिव है और उसे ओ नेगेटिव चाहिए। ओ नेगेटिव? वो ब्लड ग्रुप मेरे जैसा नहीं है। वो जैसे एकदम से ठंडा से ही हो रहा था और पापा ने उसे नीचे ही बिठा दिया। हाँ, एक्चुअली हमारे पास ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है, तो आप कहीं से अरेंज कर लें। इट्स ओके डॉक्टर, हाँ मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप मेरा ले सकते हैं। मेरा भी ओ नेगेटिव ही है। जीनू जो एकदम चुपचाप ही बैठा था बोल पड़ा और वो जान जो अब उसे देख ही रहा था। नो बेबी, आप बच्चे हो, आप नहीं दोगे, मैं दूंगा ना। और देखो, मैं शीनू का अंकल हूँ ना, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ पापा, प्लीज़ उसे ब्लड दे दो। ऑफ कोर्स बेबी। उसने जीनू के फोरहेड पे किस की थी और वांग जी जो उसे देख ही रहा था। मैं अभी आता हूँ, हाँ डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। वो वहाँ से डॉक्टर के साथ चला गया था और वांग जी का फेस जो कि जाने क्यों ही पूरा का पूरा येलो ही हो चुका था। उसका दिमाग जो और ही ज़्यादा दर्द करने लगा था और उसका दिल जो और ही ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। उसका बेटा जो सेम टू सेम उस जैसा लगता है, उसका बेटा जिसमें आधी से ज़्यादा आदतें उसकी हैं, लेकिन फिर भी उसके पास उस जैसा ब्लड ग्रुप क्यों नहीं है? वो तो उसका बाप है ना, तो क्या वो अपनी माँ पे चला गया? उसे जाना था तो किसी और पे क्यों नहीं गया? वो शान पे क्यों चला गया उसका ब्लड ग्रुप? अब उसे सारी जिंदगी उसके आगे एहसानमंद रहना पड़ेगा। वो शान ने ब्लड दे दिया था और वांगजी ने कोई भी बात नहीं की। वो बाकी टाइम शीनू के साथ ही रहे थे और फिर दूसरे दिन शीनू को लेके घर ही आ चुके थे। सभी तो उसके आसपास थे और वांगजी जो उसके पास से हिल ही नहीं रहा था। उसे कितना ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा था। वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप नहीं बन पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। वो शान अपने घर चला गया था और जीनू भी तो, लेकिन वो स्कूल से आने के बाद फिर से ही शीनू को मिलने आया था और उसने सारा का सारा लेसन भी तो उसके साथ शेयर किया था, सारे नोट्स भी। और वांगजी पास चुपचाप उन सबको देख ही रहा था। मामा, पापा, मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या?
मैं शादी करना चाहता हूँ। वो सब एकदम से जैसे चुप ही हो गए थे और वो शियान के हाथ से जैसे अपना मोबाइल गिरने वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाल ही लिया। शादी? किससे करना चाहते हो शादी? पापा, आप शीनू की सैरोगेट को ढूंढें। वो उसकी माँ है और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो कौन है, कैसी है, अमीर है, गरीब है, क्या है। वो जो भी होगी मैं उसे कबूल करूँगा। मैं अपने बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं रख सकता। उसे जितने पैसे चाहिए उसे दीजिए, उसे ढूंढिए और उससे बोलिए कि वो मुझसे शादी कर ले, चाहे उसका पास्ट कैसा हो, चाहे उसके प्रेजेंट में कोई भी हो। अगर वो मैरिड है तो उससे बोले अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ले। मैं उसे प्रॉपर्टी दूंगा, हर चीज़ दूंगा, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए माँ चाहिए जो उसका ख्याल रखे। और उसका ख्याल बस वही रख सकती है ना जिसने उसे पैदा किया।